देश की सबसे अहम और ख़ास खबर जो गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। आइए जानते हैं श्याम मीरा सिंह ने क्या लिखा है। जी न्यूज़ में कोरोना संक्रमित कर्मचारियों की संख्या 29 से बढ़कर 66 पहुंच चुकी है। देश में कई ऐसे जिले हैं और प्रदेश हैं जिनमें कोरोना मरीजों की संख्या जी न्यूज़ की संख्या से कम है। कुल मिलाकर जी न्यूज़ कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इन 66 लोगों से अन्य कितने लोग संक्रमित हुए होंगे अंदाज़ा मुश्किल है, लेकिन इनमें 66 लोगों की कोई अधिक गलती नहीं है। कोई जानबूझकर तो महामारी को न्योता नहीं देगा, लेकिन एक कंपनी में 66 कर्मचारियों का संक्रमित हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। 66 की संख्या जी न्यूज़ के प्रबंधन में एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा कर रही है। सुधीर चौधरी जी न्यूज़ में एंकर होने के अलावा चैनल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी एडिटर इन चीफ पोस्ट पर भी हैं। मैनेजमेंट में भी उनका बराबर का हिस्सा है। एक मीडिया वेबसाइट न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार सुधीर चौधरी को जब कुछ कर्मचारियों में संक्रमण के लक्षण के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, चाहे जो हो शो चलते रहना चाहिए, शो बंद नहीं होना चाहिए। साफ है, शुरुआती लक्षणों को ही नज़रअंदाज कर दिया गया। धीरे धीरे बाकी लोग भी संक्रमण की गिरफ्त में आते गए, सिर्फ इसलिए कि सर जी का शो चलना ज़रूरी था। इसका परिणाम आज ये हुआ कि कोरोना मरीजों की संख्या 29 से बढ़कर 66 पहुंच चुकी है। आगे कितनी पहुंचेगी ये मालूम किसी को नहीं। अभी खबर ये भी है कि इसकी संख्या 4 और बढ़कर 70 पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि ताज़ा खबरों के अनुसार 79 पहुंच चुकी है। सुधीर चौधरी और जी न्यूज़ के मैनेजमेंट ने न केवल अपने कर्मचारियों की हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ किया है, बल्कि देश के अन्य नागरिकों की हेल्थ के साथ भी कंप्रोमाइज़ किया है। ऐसे असंवेदनशील मैनेजमेंट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कंपनी सील कर देनी चाहिए। डीएनए जैसा जहरीला शो कोई इनिशियल सर्विसेज में नहीं आता, जिसके कारण सैकड़ों कर्मचारियों की जान को दांव पर लगा दिया जाए। कर्मचारियों की जान क्या इतनी सस्ती लगी है कि पता चलने के बावजूद कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए बाध्य किया जाता रहा। कायदे से जैसे ही 2-1 कर्मचारियों का पता चला था, तभी उनके संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए था। लेकिन वे कर्मचारी ही तो सर जी का शो लिखते थे। उन्होंने ही क्वारंटाइन कर दिया जाता तो सर जी का जहर फैलाने वाला शो कैसे आता? सरकार को डिफेंड कैसे किया जाता? मुसलमानों को कोरोना के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जाता? एक बात सामान्य सी है, जो आदमी एक वर्ग विशेष के लिए जहर फैला सकता है, उसके अंदर अपने कर्मचारियों के लिए संवेदनाएं होंगी। इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखती। यदि सरकार इस देश के नागरिकों, कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर सच में चिंतित है, तो ऐसे चैनल के मैनेजमेंट, एचआर और मालिक पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे गिरीश मालविया ने लिखा है, बधाई हो आप सभी को, कोरोना वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल हो गया है। मॉडर्ना पहली अमेरिकी कंपनी है जिसने वैक्सीन की रेस में सबको पीछे छोड़ दिया है। mRNA 1273 नाम का ये वैक्सीन 16 मार्च को जिस महिला कैंडिडेट को दिया गया था, उसके रिजल्ट आ गए हैं। उसके शरीर में केवल मामूली दुष्प्रभाव देखे गए और वैक्सीन का प्रभाव सुरक्षित और सहनीय पाया गया। मॉडर्ना ने बताया कि वैक्सीन पाने वाली कैंडिडेट्स का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने में कोविड-19 से रिकवर हो चुका, मरीजों के बराबर या उनसे ज़्यादा ताकतवर पाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई मॉडर्ना कंपनी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी जिसने वो दुनिया भर की वैक्सीन निर्माताओं कंपनियों से आगे निकल गई? जवाब है बिल गेट्स की संस्था CEPI से मिली फंडिंग। यानी कोरोना की दवाई रेमडेसिविर बनाने वाली
गिलियड साइंस के पीछे भी बिल गेट्स और mRNA 1273 नाम सफल वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना के पीछे भी बिल गेट्स। क्या कमाल की बात है। क्या अब भी आप इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहेंगे? एक अनुरोध है, आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी सच्चाई ज़रूर जान लें। अगर मैं कहूं कि इस वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बिल गेट्स सीरीज़ की पहली पोस्ट में ही बतला दिया था तो क्या आप यकीन करेंगे? 19 अप्रैल को मैंने इस सीरीज़ की पहली पोस्ट लिखी थी। उसमें साफ लिखा था कि जनवरी 2020 के पहले हफ्ते में ही विश्व आर्थिक मंच दावोस से एक आश्चर्य में डालने वाली घोषणा होती है। WEF गेट्स CEPI के समर्थन से 2019 NCOV के लिए mRNA वैक्सीन का निर्माण करेगी। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम और गेट्स यानी बिल गेट्स। CEPI है कोलिटेशन फॉर एपिडेमिक प्रिवेंशन इम्प्रूवमेंट्स। ध्यान दीजिए, mRNA वैक्सीन। इस सीरीज़ की अगली पोस्ट जो 19 अप्रैल को लिखी गई थी उसमें मैंने आपको CEPI के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि महामारियों में अपनी रुचि के चलते बिल गेट्स इस क्षेत्र में अरबों रुपए की फंडिंग की और एक विशेष संगठन की संस्थापना भी की और ध्यान लगाया जिसका नाम है CEPI यानी कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिवेंशन इनोवेशन। नाम से बहुत कुछ अस्पष्ट है। इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे में बनाया गया। CEPI एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसका उद्देश्य टीका विकास प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़कर महामारी पर अंकुश लगाना है। ये संगठन मौजूदा दौर की खतरनाक बीमारियों के लिए तेजी से वैक्सीन तैयार करता है। CEPI ने कुछ दिन पहले ही ये घोषणा की थी कि वो कोरोना वायरस के टीके बनाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और अमेरिका बेस्ड बायोटेक कंपनी मॉडर्ना को फंड उपलब्ध करा रहा है। CEPI में वाइस चेयरमैन पद पर भी नियुक्ति भारतीय वैज्ञानिक गगनदीप कंग के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। यानी साफ लिख दिया है कि मॉडर्ना ही एक कंपनी है जो वैक्सीन निर्माण में सफल होगी और वही हुआ भी। अब देश विदेश मीडिया जमकर इस वैक्सीन का प्रचार करेगा और आप भी इसे खुशी खुशी लगवाने को तैयार हो जाएंगे। अब एक बार आपका ध्यान ज़रा WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में 23-24 जनवरी की गतिविधियों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि WHO के महानिदेशक के पास बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिग फार्मा और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यानी कि WEF का समर्थन था। ऐसे संकेत मिले हैं कि WHO द्वारा ग्लोबल इमरजेंसी घोषित करने का निर्णय दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की ही बैठक है जो 21-24 जनवरी को हुई थी, उसमें लिया गया था। 23 जनवरी दुनिया का पहला लॉकडाउन चीन के वुहान में किया जाता है। पूरी दुनिया को इस खतरे के बारे में ठीक से कोई अंदाज़ा नहीं था और 24 जनवरी को WEF की साइट पर एक लेख प्रकाशित होता है। इस लेख की लेखिका है समांता सॉल्ट जो वॉशिंगटन पोस्ट में लिखती है। लेखक का शीर्षक है व्हाट वी नो अबाउट द वुहान कोरोना वायरस एंड अर्जेंट प्लान्स टू डेवलप ए वैक्सीन, यानी गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले से आ गए। इस लेख का लिंक भी आप पढ़ सकते हैं। अब इस लेख को एक उपशीर्षक पर ध्यान दें, व्हाट्स दिस मीन्स फॉर बिजनेस। ये लेख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल जवाब पर आधारित है जो एक दिन पहले हुई थी। आपसे अनुरोध है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो आप ज़रूर देखें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 लोग उपस्थित हैं। पहले है जेरिम फेरर जो बड़े वैज्ञानिक हैं और वेलकम ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जिन्हें बिल गेट्स फाउंडेशन ने 125 मिलियन डोनेट पिछले महीने ही किया था। दूसरे हैं रिचर्ड हैकेट जो CEPI के चेयरमैन हैं। तीसरे हैं मॉडर्ना के स्टीफन वेंसलेल। चौथी है जूलियन चेन जो एंकर की भूमिका में है। कृपया ये वीडियो आप देख सकते हैं YouTube वगैरह पे। इसी कॉन्फ्रेंस में CEPI कोरोना वायरस के खिलाफ एक नया टीका विकसित और इसकी रिसर्च जल्द से जल्द करने के लिए अमेरिका बायोटेक कंपनी मॉडर्ना इंक और US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन DCG के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा करता है।
अब आप बताइए कि इतनी अच्छी प्लानिंग इन्होंने की थी तो सबसे पहले टीका तो इन्हीं को ही आना था। mRNA वैक्सीन किस तरह एक आम वैक्सीन से अलग है? CPI और मॉडर्ना के गठजोड़ की ओर कितने पड़ते हैं, इस पर विस्तार से फिर कभी बात होगी। आगे फिर से गिरीश मालविया ने लिखा है, मोदी जी ने 24 मार्च को जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा की थी उस दिन पूरे देश में कोरोना के कुल 536 केस थे। अब तक देश में सिर्फ 9 मौतें हुई थी। आज जब पूरे देश में लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया जा रहा है, रेल और हवाई यातायात चालू किया जा रहा है, तब सिर्फ एक दिन में यानी 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के 5,609 नए केस सामने आए हैं। इन 24 घंटों में 132 मरीजों की मौत हुई है। अब आप बताइए मोदी सरकार ने ये सारे डिसीजन क्या सोच कर लिए हैं? आगे आवेश तिवारी ने लिखा है, लोकल में वोकल मगर फ्रॉड। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। जो शख्स पीएम मोदी के बगल में बैठा है एक नंबर का 420 है और गुजरात में कोरोना से होने वाली अकाल मौतों का सबसे बड़ा गुनहगार। गुजरात के राजकोट के रहने वाले इस व्यक्ति का नाम पराक्रम जडेजा है और इसकी ज्योति CNC नाम की एक कंपनी है। CM विजय रूपानी का खांटी दोस्त है। वायर की रोहिणी सिंह का कहना है कि पीएम को 10 लाख का सूट इसी के रिश्तेदारों ने दिया था। अप्रैल माह में इसकी कंपनी ने दावा किया कि हमने वेंटिलेटर बनाने में सफलता अर्जित की है। CM विजय रूपानी ने कहा मेक इन इंडिया हो गया है और इसकी कंपनी से हज़ारों कथित वेंटिलेटर खरीदकर गुजरात के तमाम सरकारी अस्पतालों में भिजवा दिए। अब पता चल रहा है कि जिसे सरकार वेंटिलेटर कह रही थी वो दरअसल एक किस्म के एम्बुक पैक है। डॉक्टरों ने इसे उपयोग से इनकार कर दिया है। ज्योति CNC का दावा है कि हम जो वेंटिलेटर तैयार कर रहे हैं उसकी कीमत केवल 1 लाख रुपए है। इस मशीन की वजह से कितनी जानें गई इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है उसे पता चलता है ये केवल कक्षा 12 पास है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 1879 में 30,000 का लोन लेकर एक दुकान चलाता था। तब तक गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन गए और ये धीरे धीरे अरबपति बन गया। शतरंज, महंगी गाड़ियां और भाजपा नेताओं की सोहबत का शौकीन है। आगे फिर से आवेश तिवारी ने लिखा है, सपा और बसपा समर्थकों से अनुरोध है कि वो अपने अपने नेताओं से कहे कि वो घर से बाहर निकलकर सड़कों पर उतरे। अखिलेश तो कम से कम सपा के खजाने से गरीब, दलितों, प्रवासी मजदूरों की मदद करें, लेकिन माया अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे रही है। प्रदेश को भ्रष्टाचार और फिर चाटुकर्ताओं की दलदल में फंसाकर पहले दलितों के साथ फिर प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाली मायावती कर तो कुछ नहीं रही है, बस रह रहकर भाजपा को मजबूत बना रही है। मौजूदा वक्त में दलित आदिवासियों को ठगने वाले बहुत हैं। उनका कोई ईमानदार नेतृत्व नहीं है। ज़रूरी है कि नेतृत्व उनके बीच का होना हो, नहीं तो आने वाले समय में मायावती भाजपा से इनके वोटों का सौदा कर लेगी।